अस्सलाम वालेकुम। बिना वक्त ज़ाया कर स्टार्ट करते हैं। जिस मेज़ पे मुस्तकबिल का सादान बैठा था उसी मेज़ की तरफ आओ तो वहाँ एक लड़की भी बैठी थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत मुनासिब कद काट, आंखें शहद रंग की थी, नाक में जेवर था और हाथ में कांच की चूड़ियाँ। लिबास बेहद आम सा था। बड़े पाँचों वाले सुर्ख ट्राउज़र के साथ हमरंग कमीज, सर पे सफ़ेद दुपट्टा ले रखा था। वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बस वज़बी से नकूस थे। आप मुझे राफ़िया हैदर के घर में होने वाली रेड के बारे में कुछ तफसील से बता सकते हैं? वो अपने सामने बैठे एक लड़के से पूछ रही थी। बेलों वाली दीवार के दूसरी तरफ सादान ने लड़की की आवाज़ पे उसे मुड़कर देखा तो उसकी बोरियत दूर करने का सामान मिल चुका था। आज जिस वक्त वहाँ रिपोर्ट कर रहे थे ना, मेरा एक केयरटेकर है, वो भी इसी तरह जगह जगह रेड में शामिल होता है। यानी वो नैब वगैरह से नहीं है, वो बस एक आम सा रिपोर्टर होता है और एक जगह से रेड में शामिल हो जाता है। वो हाथ उठा उठा कर बोल रही थी। उसकी हर हरकत के साथ उसकी चूड़ियाँ हिलने लगती थी और शोर सा पैदा होता था। काफ़ी पीते सादान के हाथ एकदम साकित हुए थे। वो उस वक्त सिर्फ उन चूड़ियों की आवाज़ सुनना चाहता था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रेड से एक जर्नलिस्ट का क्या ताल्लुक़ है। क्या मैं उसे किसी तरह के मंजर में फिट कर सकती हूँ? वो अज़त परेशान, एक्साइटेड और नर्वस नज़र आती थी। लिखारियों के मसले लड़का सोच में पड़ा। आपने अपने किरदार की जर्नलिस्ट ही क्यों रखना है? आप ऐसा करें कि उसे पुलिस में भर्ती कर दे। मशवरा देकर वह सैंडविच खाने लगा। अब अपने किरदार के बारे में आपसे पूछ कर ड्राफ्ट करूंगी। वो एकदम तिनक कर बोली तो सादान का कहका मार कर हंस पड़े। लड़की ने बाकायदा गर्दन घुमा कर नागवारी से उसे देखा था। सादान ने हाथ उठाकर माजरत की हो जैसे, फिर चेहरा मोड़ लिया। असल में मैंने 2 किस्तें शाये कर दी हैं अब के। वो ज़रा तहम्मुल से बोली। उसके सामने बैठे लड़का उसकी बात में ज़्यादा दिलचस्पी उसके चेहरे में रखता था। उन 2 किस्तों में हीरो एक जर्नलिस्ट है। अब जाहिर है कि ये चीज़ें बदल नहीं सकती। मेरे हीरो को उस रेड में जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ जाता है और जिस घर में रेड होता है वो 2 अफसर बाद में उससे अपनी सबकी का इंतकाम लेता है। अब आप बताएं, आप उस अफसर के घर मौजूद गए थे या फिर किसी सियासी प्रोटोकॉल होता है? वो सवाल पूछकर अब दोनों हाथों को बाहम मिलाए जवाब की मुंतज़िर थी। असद आबिद नामी वो शिफाफी नहायत सुकून से चॉकलेट कुकीज़ खा रहा था। लड़की सोच चुकी थी कि अपने एक किरदार को इस कदर बेहसी से कुकीज़ खाते ज़रूर लिखेगी। मिस खंजला अहमद ज़ई, आपकी हीरोइन कैसी है? क्या वो खूबसूरत है आपकी तरह? वो आदमी को देख कर रह गई थी। उसने क्या पूछना चाह रही थी और वो क्या बता रहा था? उसका चेहरा पल में सुर्ख हो हुआ था, मगर वो मुट्ठियाँ भीज गई थी। तिरछे रुख पे बैठा सादान उसके हर अंदाज को नोट कर रहा था। वो जानना चाहता था इस लड़की की बर्दाश्त की हद क्या है। मेरी हीरोइन की खूबसूरत होने से आपका क्या ताल्लुक़ है? मेरी जैसी होने से आपका क्या ताल्लुक़ है? असद आबिद मुस्कुराया और सैंडविच की प्लेट अपनी तरफ खिसका ली। वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। असल में सिफाफी मेरे जैसा है तो हीरोइन मिस्टर आबिद आपके, वो बोली तो उसका लहजा मुख्तलिफ सा, कुछ सख्त सा। दुआ ने जब मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया तो तब उसने मुझसे बावर करवाया था कि आप शरीफ और मजहब आदमी हैं और मैं चाहती हूँ कि जब वो मुझसे पूछे कि मेरी मुलाकात आपसे कैसी रही तो मैं उसे बताऊँ कि वो ठीक थी। आप क्या चाहते हैं मैं उससे क्या बताऊँ? दुआ आपकी कज़न है ना? असद ने सैंडविच का टुकड़ा किसी तरह निगला। वो ये नहीं जानता था कि सादान की दिलचस्पी उस लड़की में मज़ीद बढ़ गई थी। आज पहली बार वो काफ़ी ज़्यादा किसी इंसान में दिलचस्पी लेने लगा था। जी आप सही कह रही हैं मिस खंजला, मैं मजाक कर रहा था। वो संभल कर बोला तो सैंडविच से हाथ खींच लिया। पूछे आप क्या पूछना चाहती हैं? खंजला ने सपाट अंदाज में अपना सवाल दोहराया। सादान ने अपनी बड़ी हुई सेफ खुजाई आंखों छोटी करके उन दोनों को देखा, गर्दन ढलका दी। उसके शैतानी दिमाग किसी बर्दाश्त आजमाने का ख्याल आया। वो अपनी जगह से उठकर कॉफी का मग हाथ में था। टक मेज के दाएं तरफ रुक कर उसने अपने हथेली से पुस्तक से मेज को बजाया। मेज पे बैठी मुज़फ़्फ़ा और जर्नलिस्ट दोनों ने बैक वक्त चल रहे उठाकर उसे देखा। असद आबिद गड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। क्या तकलीफ़ है आपको? वो भाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। काफ़ी देर से आपकी आंखें काबू में नहीं आ रही थी। अब आप कहाँ? सादान शराब। असद का लहजा ढेर सारे रुआब के ज़ेर असर। खिंजिला बस उन्हें देख रही थी। उसकी नज़रें पेंडुलम मानंद घूम रही थी। तुम इस तरह ऑफिस की बातें सीक्रेट्स अपने किसी डेट को कैसे सुना सकते हो? वो डेट पे जोर देते हुए मुशफ़्फ़ा का चेहरा देख रहा था।
था, ज़बान संभाल कर। खिंजला की बात आधी में रह गई। मैं अपनी जूनियर से बात कर रहा हूँ। मिस आप खामोश रहें। वो उसे नहीं देख रहा था, बस असद को देख रहा था। यूं ही उसे देखते हुए असद की छोड़ी हुई कुर्सी पर आकर बैठ गया। टांग पे टांग जमाली। सादान सर, असल में मेरी ये कज़न की दोस्त है, बहुत काबिल राइटर है, इनको कुछ डिटेल चाहिए सी। तुमने सोचा कि क्यों ना ऑफिस ऑफ सीक्रेट सियासी प्रोटोकॉल किसी बेहद काबिल इज्जत अफसर के घर में होने वाली एक बेमकसद रेट की तस्वीर सुना दी जाए। अफसर कितना काबिल इज्जत है, यह हम सब जानते हैं, और आपका ताल्लुक जिस साबे से है वो भी हम जानते हैं। लिहाजा आप अपना काम करें और मुझे मेरा काम करने दें। वो तेज तेज बोलते हुए असद की तरफ मुड़ी। हम कहीं और चल सकते हैं असद साहब, यहाँ कुछ गैर जरूरी और ढीठ लोग आ चुके हैं। आखिरी बात पर सादान को देखते हुए कई दिल खोल कर मुस्कुराया, जैसे अपनी तारीफ पसंद आई हो। फिर बाजू सीने पे बांध गए। फुर्सत से असद आबिद को देखा। आप इनको मजहबी तफसीलात देना चाहते हैं? और वो गुफ्तगू सी कैफियत में चंद पल खड़ा रहा, फिर जल्दी से अपना मोबाइल और बाइक की चाबी उठाई और अगले ही लम्हे वो कैफे का दाखिली दरवाज़ा पार कर गया था। खिंजला बेयकीनी से उसे जाते हुए देखती रह गई थी, और उसका आखिरी कॉन्टैक्ट होता वो उसे 3 माह की ख्वारी के बाद मिला था। उसे 15 दिन बाद किस्त साय करनी थी, और जो हुआ था वो उसे प्रोसेस नहीं कर सकती थी। आइंदा किसी रिएबल इंसान से रब्ता करना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी नज़र दाखिली दरवाजे पर टिकी थी। आंखों में कुछ करब सा था, जैसे कोई लिखारी समझ सकता था जिसका मसूदा अधूरा हो और उससे उसकी स्याही छीन ले गई हो। वो मेरा आखिरी कॉन्टैक्ट था। उसने सादान की तरफ देखा। उसके लहजे में कुछ था जिसने एक पल के लिए सादान के लग मुख्तफिल कर दिए थे। मैं तो बस मजाक कर रहा था। हमें इमर्जिंग राइटर्स को क्या झेलना पड़ता है आप जानते हैं? अपने आप को इस मुल्क में मनवाने के लिए, जहाँ सिर्फ 3-4 लिखारियों का काम पढ़ा जाता है, वहाँ हम इतना लिखते हैं कि हाथ घिस जाए। शायद हम तब तक किसी को नजर आए, इतना कि रातों की नींद खत्म हो जाए, इतना कि हम अपनी किताब पे टके का फ़ायदा न ले सके, इतना कि हर मौसूदे पे बेकार 3rd क्लास के थप्पे सुन लें। लेकिन हम नहीं रुकते। जानते हो क्यों? वो दोनों हाथ मेज़ पर रखे आगे को झुके, आंखों में पानी चमक रहा था। वो वाकई हट हुई थी। जान माननी पड़ती है, एक ज़रा सी रिसर्च और कॉन्टेक्स्ट के लिए 3 माह से मैं पाकिस्तान के कई छोटे बड़े जर्नलिस्ट से रब्ता करने में कोशिश की थी। तुम्हें भी डीएम्स किए होंगे, ईमेल्स भी भेजा होगा। अगर आप सरकार की नज़र पड़ी हो तो तुमने 1 मिनट के अंदर अंदर उसे यहाँ से भगा दिया। तो जानते हो तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया? उसका दिल चाह रहा था चीख चीख कर रोने लगे। साधारण हक्का बक्का सा रह गया था। क्या वाकई उसका बड़ा नुकसान हो गया था? वो हर आए दिन यूं ही कैफे में बैठे हुए किसी न किसी के साथ प्रैंक कर देता था, आदत से मजबूर, मगर इसने कभी किसी के नुकसान नहीं करना चाहता। बेटे अब तो कर दिया तूने, अब क्या? बेचारी को हट कर दिया। मुझे नहीं चाहिए पता था कि आप मज़ीद कुछ ना कह सका। हिंजिला पैर पटकती हुए वहाँ से चली गई थी। सादान उसके लिए कुछ ना कर सका था सिवाय उसे जाते हुए देखने के, सिवाय उस मेज़ पे खाली हाथ रह जाने के। हिंजिला अहमद जई से उसकी पहली मुलाकात अच्छी खासी नाखुशगवार थी। दोनों उससे दोबारा भी मिले थे कैफ़े वाले किस्से के बाद। 1 हफ्ता बीत चुका था। किसी ज़रूरत के तहत एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हुए वो उसे नज़र आई थी। सीट की तलाश में उसकी मुतालसी नज़र भटक रही थी। जब वो उसे पूरी मेट्रो में सिर्फ एक जगह खाली नज़र आई थी। अगर वो भरी हुई होती तब भी वो ये जगह खाली करवा सकता था। वो सीट पे आगे आकर बैठा तो खिड़की वाली सीट पे बैठी लड़की ने पलट कर उसे देखा। एक लम्हे में उसका चेहरा सुर्ख हुआ था, आंखों में खून उतर आया था। उससे पहले वो कुछ कहती सादान कह उठा, उस दिन के लिए आई एम सो सॉरी। वो हाथ उठाकर बेहद मनसरती अंदाज में बोला था, एक नए लिखारी के लिए जितनी मुश्किलात आती है मैं उन्हें समझ सकता हूँ। मैं आपकी बकवास में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो धीमे लहजे में गुर्राई थी। उसका बस न चलता कि सादान को चलती बस से धक्का दे दे। मुठियाँ भींच कर उसने जब्त करने की कोशिश की थी। बकवास मत सुनो, बस बात की हिस्सा सुन लो, बल्कि वॉलेट पॉइंट सुन लो। मैं दिन में बस मजाक कर रहा था। हाँ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर दूसरा वो लड़का तुम्हारी इन्फॉर्मेशन देने से ज़्यादा तुम्हारे चेहरे और कॉफ़ी में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। तीसरी बात, कहानीकारों के लिए दुनिया कितनी जालिम है तुमसे ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ। वो यहाँ चीख चिल्ला नहीं सकती थी, उसका सर नहीं फाड़ सकती। लहजा रुख मोड़ कर बैठ गई थी। वो उस वक्त जब्त कड़े मरहल से गुजर रही थी। हम दोनों कहानीकार हैं। तुम लिखती हो, मैं सुनाता हूँ। तुम गढ़ती हो, मैं हकीकत बयान करता हूँ। तुम्हारी कहानियों में हैप्पी एंडिंग्स होती हैं, मेरी कहानियों में एंडिंग्स होती हैं। मुझे अगली बार ये मत कहना कि मैं तुम्हें समझ नहीं सकता। खिंजिला कुछ बोली नहीं, मगर उसका चेहरे के तासुरात ढीले पड़ चुके थे। बाकी का सफ़र उसी रुख मोड़े बैठी हुई रही। दोबारा उसे मुखातिब सादान ने भी नहीं किया था। बस कागज़ पे कुछ लिखता रहा। सादान का स्टॉप आ गया था। बिलाखिर उसने कागज़ फोल्ड किया तो पेन वापस अपने कोट की जेब में रखा और उठ खड़ा हुआ। कागज़ अपनी सीट से पे रख दिया। खिंजिला कागज़ को यूं घुराई थी जैसे मोहब्बत का भेजा हुआ रखिया हो। सादान सीट पे हाथ रखने ज़रा को झुका लगता नहीं हो, मगर यकीन करें बहुत शरीफ आदमी लड़कियों को रखिया नहीं देता। शरीफ बंदे फ्लर्ट कर रहा था उससे।
रख के देते नहीं हैं या कोई लेती नहीं। वह तड़क कर बोली। शादान मुस्कुराया, आपको देकर देख लेते हैं, कभी मैं आपको रख के दूँ तो ले लेंगी, मैं रख के तुम्हारे मुँह पे दे मारूंगी, यानी आप ले लेंगी। बंदा फ्लैटी है लेकिन खुद को शरीफ जाहिर कर रहा है। हद है सादान। मुंह पे मारने के लिए भी उसे लेना ज़रूरी होता है। वो हुनूस मुस्कुराता रहा। हायर जवाबी में कोई उसका सानी नहीं था। लड़की ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था मगर उसमें वो तमाम डिटेल्स हैं जो तुम्हें चाहिए। ईमेल पढ़ी थी तुम्हारी, अगर बातों में यकीन ना आए तो आखिर में तो नंबर है, इस पर कॉल कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। भीख नहीं चाहिए तुम्हारी, जानता हूँ, लेकिन मैं बस एक कहानीकार की मुश्किलात आसान कर रहा हूँ, बगैर किसी मुफाद मोहम्मद के की ख्वाहिश के। वो कहकर चला गया था। खिंजला अगले कई लम्हे कागज को देखती रही, पहले गुस्से से, फिर बेबसी से, फिर थक कर, फिर बिलाखिर एक माँ की सी ममता से उसे संभाल कर बैग में रख दिया था। उसने कहा नहीं था उसे भीख नहीं चाहिए, लेकिन ये तो इजला था ना। और भला कागज से कैसे नाराजगी, ये उस एंकर के बाप की मिरास थोड़ी था। लिखारियों के पास खुद को और लोगों को देने के लिए कई तसल्लियाँ होती हैं। वो तीसरी बार भी मिले थे। बस वाले वाक़ये के बाद उनसे अक्सर टकराने लगा था। पहले तो वो उसे घूरियों से नवाज कर चली जाती थी, फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हुआ था। उन दोनों के दरमियान हाय हेलो का तबादला हो जाया करता था। हर रोज़ सुबह उस कैफ़े में लिखने और सादान कॉफ़ी पीने आता था। पहले वो नागा कर लिया करता था, मगर अब कुछ था उस बेलों से लगी दीवार के साथ वाली मेज में। कुछ था उस कैफ़े की कॉफ़ी गल के पार नज़र आते शहर में, जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। पहले वो आम से हुलिये में भी आ जाता था, आजकल वो खुशबू और लिबास का बहुत ख्याल रखता था। बेटे, मोहब्बत में सभी रखते हैं। एक एहसास सा था जो उस लड़की की मौजूदगी से नतनी हो गया था। एक वाजदान सा था जिसने सादान सा की सिमायतों में मोहब्बत नामी गैर तो महफूज कर डाला था। एक हिफाजती हसार था जिसमें उसके दिल के गिर्द पहरा डाल दिया था। वो उस पहरे से जान नहीं छुड़ाना चाहता था। उस रोज़ भी वो लैपटॉप पे कुछ लिखते हुए रुक जाती, फिर लिखती, फिर रुक जाती, कभी स्क्रीन गिरा देती, कभी आसपास देखने लगती। उसी पल उसकी नज़र दाखिली दरवाजे से मोबाइल पे उंगली चलाते हुए अंदर आते सादान पे पड़ी। वो मुस्कुराई। हिंजला ने भी मुस्कुराने की कोशिश की मगर नाकाम। वो कभी भी अपने पास ख्वाह नहीं गया था, मगर उस रोज़ चला गया था। शायद आज वो ख्वाह नहीं गया था। उस रोज़ उन दोनों ने इसके नावल के मुतल्लिक ढेर सारी बातें की थी, अपने ऑफिस में आने वाली हर कॉल से इग्नोर की थी, यहाँ तक कि उसे अपनी सेक्रेटरी के धड़ाधड़ मैसेज आने लगे थे। 10 मिनट में शो ऑन एयर जाने वाला था। आप कहाँ हैं सर? सर क्या बताते कि वो एक कैफ़े में बैठे एक मुशफ़्फ़ा का दुख सुन रहे हैं। मसला ये था कि राइटर साहिबा को अपनी लिखी कहानी में केमिस्ट्री नज़र नहीं आ रही थी। अगर राइटर अपनी कहानी में झोल नज़र आ रहा तो सारी दुनिया उसकी तारीफ़ कर दे, वो अब उस तारीफ़ को दिल पे नहीं लेता। ये माशाअल्लाह से बहुत ढीठ होते हैं ये लिखारी। सो कैंसिल कर दो या फिर जो मर्जी कर लो। नहीं आ रहा। टक्का सा जवाब लिखकर भेजा। उसकी सेक्रेटरी बगायता गस खाते खाते गिरी। इतना गैर प्रोफेशनल जवाब। सर, आप इस तरह बगैर किसी वजह के शो कैंसिल नहीं करते थे। सादा ने एक नज़र मैसेज को देखा, दूसरी नज़र उस लैपटॉप पे खुले मसूदे जो उसे पढ़ने के लिए दिया गया था। उसकी अगली नज़र हानि चंद घंटों में उसे एक निकनेम दे चुका था। उसकी तरफ से उठे वो बेचैनी एतराफ से उसे देखती रही। वो शो तो क्या करियर भी कैंसिल कर सकता था। वजह तो है जिसे तुम समझ नहीं सकती। बेटे, अब लड़की को इम्प्रेस करना है तो कुछ तो करेगा ना। अब कैसे तुम्हें समझाएं। और शायद मैं भी नहीं। उसने मैसेज भेज कर मोबाइल ऑफ कर दिया था, फिर मुकम्मल इन्हाक से उस मौसूदा को पढ़ने लगा। किस्त के आखिरी सतर पर पढ़ते हुए उसकी आंखों में 27 थी। हीरोइन फ्रेंच थी और हीरो पाकिस्तानी। उसके फ्रेंच में कामली खूबसूरती से लिखे गए थे कि सादान दंग रह गए। तुम्हें फ्रेंच आती है? उसने खिंजरास पर। मुझे फ्रेंचशिप है, बहुत पसंद है मुझे ये ज़बान। सादान मुस्कुराया। दोबारा पढ़ने। अगर ये केमिस्ट्री नहीं तो फिर दुनिया की केमिस्ट्री नामी कोई चीज़ नहीं। आखिर सतर पढ़ते हुए उसने फ्रेंच में कहा था, और ज़रखीफ सच था। बगैर किसी बनावट की लिखारियों के अल्फाज लहजे बन के सुनाई देते थे। वो मखलूक है जो सच होठों से नहीं आंखों और चेहरों के तासुर से जान लेते हैं। हानि सच जान चुकी थी। तुम्हें फ्रेंच आती है? वो हैरान हुई, बगैर न रह सकी। मुझे फ्रेंच हिफ्ज। वो उसकी आंखों में देखते हुए, ये परफेक्ट है हानि, फिक्र करना छोड़ दो। उसका मकसूदा परफेक्ट था। आज उसे सादान इतना बुरा नहीं लगा था जितना पहले लगा करता था। उस शाम उन्होंने उस नावल के अगले 5 साल नावल की कहानियों के मुतल्लिक बहुत
सारी बातें की थी। एक प्राइम टाइम शो करने वाला एंकर अपना शो कैंसिल करके एक गुमनाम लिखारी के मसूदे की झोल दुरुस्त कर रहा था। काफ़ी कादी वो चाय का कप पी रहा था। मूरख को चाहिए था कि इस वाक्य को तारीख के पन्नों में दर्ज करे, कभी न मिटने के लिए। और फिर वो आखिरी बार भी मिले थे, शायद कभी न मिलने के लिए। पूरे 3 माह उस कैफे में हर रोज़ मिलते रहे थे। ये भी इस तरह का एक आम सा दिन था। वो लैपटॉप पे मेज़ के सामने रखे खटाखट कुछ टाइप कर रही थी। सादान उसके सामने बैठा था, खामोशी से उसे देखता हुआ। वक्फे से कुकीज़ और सैंडविच तोड़ तोड़ कर उसकी तरफ बढ़ा रहा था, जिन्हें वो ले लेती थी मगर उसे देखे बगैर खा लेती थी। काफ़ी घूंट भरती और एक बार फिर लिखने लग जाती। वो काफ़ी देर बर्दाश्त करता रहा, फिर आखिर फट पड़ा। तुम्हें राइटिंग ब्लॉक कब होगा और कितना लिखोगी? हानि ने निगाहें उठाकर ताज्जुब से उसे देखा। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? इतने वक्त बाद तो लिखना शुरू किया है। तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं लिखूं, है ना? वो सिलक उठी थी। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मुझे 1.5 घंटे से मैं काम कर रही हूँ शादाना। आज इसे जमा करवाना है, आखिरी तारीख है। वो सीधा हुआ बैठा। तो तुम कल जमा करवा देना या फिर मुझे बाद में बुलवा लिया होता। कम से कम मैं यूँ इग्नोर तो ना हो रहा होता। कल नहीं कर सकती थी? कल मुझे वापस जाना। वापस कहाँ? सादान किया है। हिस्सियात एक लम्हे के लिए बेदार हो चुकी थी। गांव जाना है, अपने घर। तुम क्या कह रही हो? कहाँ है तुम्हारा घर? कौन सा गांव? ये ख्याल है कि उसे अब रोज नहीं देख सकेगा। उस ख्याल ने ही सादान के रग रुपए में एक बेचैनी भर दी थी। सब बताती हूँ। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा आज शो में तुमने उस मुदस्सिर ज़राक को बुलवाया है? मुदस्सिर ज़राक को बुलवाया हुआ है ना? एकदम से उसने लैपटॉप से निगाह हटाकर सादान पे चेहरे जमाए। वो कहता था उसकी किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं। तुम उसे साबित कर पाओगे? तुम्हारे पास कोई लीड है? हाँ है, वो लापरवाही से बोला था, लेकिन कॉन्फिडेंस पर्सनल है, किसी थर्ड पर्सनल को नहीं बता सकता। इन्फॉर्मेशन रवानी से कह गए थे। जब उसकी नज़र हानि के चेहरे पर बेख्तियार पछताया। उसका चेहरा सपाट हो चुका था। हानि, मेरा मतलब ये नहीं था तुम थर्ड पर्सन हो। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम उसे समझ ना आया कि वो क्या कहे। जो था वो सिर्फ सादान की जानिब से था। हिंजिला तो आज भी शायद उसे कैफ़े में मीटिंग समझती थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो, कब और क्यों? कॉन्फिडेंट पर्सनल है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बता सकती। वो उसी के अंदाज में बोली तो सादन ने बेख्तियार करा कर आंखें मीच ली। खिंजला अब अपना सामान समेट रही थी। शायद उसका काम हो चुका था। बैठो हानि, वापस बैठ जाओ। उसे उठते हुए देख कर जरा सख्ती से बोला। आखिरी में एक लात तक न तुम मेरे बाप हो न भाई हो। एक थर्ड पर्सन को मैं इजाज़त नहीं देती कि मुझे उठाए बैठाए। सादान ने आपकी जब्त किया था। वो अपना मोबाइल उठा लिया और यहाँ से वहाँ क्लिक करते हुए एक फ़ाइल खोल कर रख चुका था। और वही फ़ाइल खोले, मोबाइल मेज़ पे उसके सामने रखा। हाँ, हानि थम गई थी। ये वो लीड सबूत है जो मुदस्सर की कब्र में आखिरी केल मेरे लिए तुम थर्ड पर्सन नहीं हो। वो धीरे से मेज़ पे बैठ गई थी। एक एक करती वो मुख्तलिफ तस्वीर, वीडियोस और कागज़ देख रही थी। सादान लबीजे चुपचाप उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो मोबाइल मेज़ पर रख चुकी थी। शायद वो शर्मिंदा भी थी। अगर थी तो चेहरे पर नज़र क्यों नहीं आया? एंकर साहब ने अपना मोबाइल उठाया, गाड़ी की चाबियाँ उठाई। एक लम्हे को उसे देखा और फिर अभी भी एहसास हुआ कि हम 3 माह से मिल रहे हैं और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम। हिंजिला भी उसे देखा। उसकी आंखों में, उसके चेहरे की तासुरात कुछ था कि सादान से डर रह गया था। वो जहाँ था वहीं थम गया था। उसकी आंखें कहती थी कि वो मिलते नहीं थे। इत्तेफाक, उनसे हर मुलाकात एक इत्तेफाक। अगर प्लान थी तो सिर्फ सादान की तरफ से। हिंजिला उस कैफे में सिर्फ काम करने आती थी और सादान सिर्फ हिंजिला के लिए थी। और सादान सिर्फ हिंजिला के लिए 3 माह और 3 माह तक एक लिखारी से बेवकूफ़ बनता रहा था, क्योंकि वो अल्फाज के रद्द-बदल से काम लेती रही। 3 माह, वह पूरे 3 माह। उन 3 माह में मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है, तुम्हारा ईमेल। आज मुझे अंदाज़ा हुआ है कि तुम सादान शाह को खुली किताब की तरह पढ़ चुके हो और मैं तुम्हें पूरे 3 माह में तुम्हारे किरदार, तुम्हारी कहानी, तुम्हारे अल्फाज में घड़ा रहा। मैंने तुमसे ये सब करने को नहीं कहा था। सैयद सादान शाह, अब अगर तुम कर चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जताना चाहिए। वो लम्हे के अंदर गैर हो गई थी। सादान ने जवाबन बहुत कुछ कहा था। खामोश वो भी न रह सकी थी। वो गुस्से से बाहर निकल गया था, मगर रात 8 बजे उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था, जबकि उसके लिए लाए सबूत उसकी लीडर और उसकी अंदाज में कोई और शिफाफी मुदस्सर रिज़ाक के पकड़ किए हुए था। यानी खिंजरा ने सिर्फ वो सबूत देखे नहीं थे, शायद वो उन्हें अपनी ईमेल एड्रेस में भेज भी चुकी थी। ओह, बेचारे के साथ गलत हो गया यार। ऐसा नहीं करना चाहिए था लड़की को।
उसे अपने पैरों से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई तो उसे अपने सीने में दर्द शदीद दर्द तो मैं होता महसूस हुआ था। उसके बॉस उसे चिल्ला रहा था। उसकी ज़िंदगी में पहली बार साधारण सा का सोना ऑन एयर हुआ था, मगर उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो बेवकूफ़ों की तरह कभी मेहमान को देखता तो कभी कैमरों को। वो लाइव शो से उठकर कैफ़े आया था। लोग उसे देख रहे थे। कैफ़े का अमला भी बेलों वाली मेज़ की खाली थी, वो वहाँ नहीं थी। सादात ने लरजते हाथों से एक ईमेल भेजने की कोशिश की थी, मगर एड्रेस गैर विल्ड था। आज पहली बार वो कैफ़े में किसी दूसरी निस्ब पे बैठा था। शाकी शुद्ध उसे रोना भी ना आ सका। वसूल था। मीडिया पे लोगों न जाने क्या क्या कह रहे थे। उसे धड़ाधड़ कॉल्स की जा रही थी, मगर वो सुनता ये मैडम ने आपके लिए दिया है सर। अमले में उसे किसी ने सुर्ख स्टिकी नोट उसकी तरफ बढ़ाया। सादा ने वो थाम लिया था, एक महूम सी उम्मीद के तहत की, एक आस की शायद वो उसके लिए पता छोड़ गई होगी, मगर वो अल्फाज कुछ मुख्तलिफ से। आइंदा किसी रिएबल इंसान पे भरोसा करना। अल्फाज थप्पड़ की तरह उसके चेहरे पे लगे थे और शायद दिल पे भी। लड़की ने अच्छा नहीं किया यार बेचारे के साथ। आई फील सैड यार। उसे गुस्सा आया था, उसे बेबसी महसूस हुई थी, उसे मलाल हुआ था, उसे शिकत महसूस हुई था। आज शो में होने वाली गैर प्रोफेशनल हरकत और उसकी लीड किसी और को मिल जाना। उसकी जॉब जा चुकी थी। उसे यकीन नहीं था कि खिंजिला ने उसे अब वो नहीं मिल सकता था। ये वाजदान था। उस रात उस कैफ़े में बैठकर उसने बहुत कुछ हार दिया था। जॉब, दिल, सुकून, सरफराज थे। आज आज हाल में उस कैफ़े में बैठे हुए उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो 3 साल गुजार आया है। ज़िंदगी ने उसे इन 3 सालों में वो सब वापस दिया था। काम, शोहरत, मुकाम, अगर कुछ नहीं दिया था वो हिंजिला थी। गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर वह कागज़ पे चंद अल्फाज घसीटते। 3 सालों में ऐसे कितने नोट लिख चुका था, उसे गिनती भूल गई थी, मगर वो हर माँ यहाँ आकर एक स्टिकी नोट पे चंद सतूर लिखता और उसे बेरे को हवाले कर देता। आज एक बार फिर उसने एक नोट लिखा, वॉलेट और चाबी उठाई और उठ खड़ा हुआ। चाय काफ़ी आज भी अनछुई थी। आज एक बार फिर उस कैफ़े से बाहर जाते हुए उसका दिल भारी था, बेहद भारी। हर गुजरता दिन उसके दिल के जख्म हरे कर देता था। बाप दहर के खुलने के 4 घंटे कबल, तारीख 7 जनवरी, शाम 4 बजे। सिंघार मेज के सामने खड़ा वो एक हाथ से अपने बालों में ब्रश कर रहा था। सियाह बाल सलीके से जमाए गए थे। उसने कलाइयों पे हल्का हल्का परफ्यूम स्प्रे किया था, गर्दन पे कुछ ज़्यादा ही। अब वो कुछ को आईने में देख रहा था। सफ़ेद रंग की शर्ट के ऊपर सुरमई स्वेटर था, जिससे शर्ट के कॉलर और कफ झांकते थे। सफ़ेद ही सुरमई रंग की स्लेस पहने वह आईने से हटा। बेड पे हाथ रखकर उसने जूते पहने। उसके जॉगर्स ज़मीन पे सुनहरी पट्टे जूतों पे वो हमेशा लाखों रुपए लुटा दिया करता था। ऑफिस अफसोस नहीं होता था। वो उठकर उस कैफ़े के लिए निकलता। उसका मोबाइल जलकर बुझा था। हसन सुल्तान ने साथ रखा मोबाइल हाथ में लिया। जरकीफ का मैसेज था। मैंने 1.5 घंटे पहले शादान को मैसेज किया था, अभी तक जवाब नहीं आया, तो उसका रवैया देख रहे हो ना। मैंने पहल कर दी, लेकिन वो अब तक वही हरकत कर रहा है। हसन गहरी सांस लेते हुए टाइप करने लगा। वो मसरूफ़ हो गया। यार ज़रूरी बात हो तो दोबारा टेक्स्ट कर लो। हाँ जाहिर है तुमने उसी की साइड लेनी है। ज़ात बिरादरी जो है। हसन सर पकड़ कर बैठ रह गया था। वो उन लोगों को क्या करे, उनके मसाइल का क्या करे। यूं ही बैठे बैठे एकदम उसके जहन के सालों पहले भूला भटका सा मंजर उठ रहा। हाई कोर्ट की लंबी चौड़ी राहदारियों में भानत की पुलियों की दरमियाँ ढेर सारे शोर और अपने कानों के पर्दे सुन करवाते अपने बाप के साथ चल रहा था। वह दरवाजे के कद से संजीदा मेहरबान था। आपको पता है, वो दोनों ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ कहा ही ना हो। और फिर क्या था, मैंने भी उनकी तरह अदाकारी किया और ऐसे जाहिर किया कि मैंने उन दोनों की बात अपना नाम लेते सुना ही नहीं था। वो स्कूल से वापस पे घर नहीं बाप की कोर्ट आया करता था। 16 साल की उम्र में वो 16 कत्ल करने वाले मुजरिमीन के बयान सुनता था। आम बच्चा नहीं था वो। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और तुमने सुन ली। वो उसकी लंबी चौड़ी बातों का मफहूम निकाल रहे थे। साथ राहदारी में गुजरते हर सलाम करने वाले वकील पुलिस अफसर को सर के खम से सलाम कहते जाते थे। क्या मालूम वो तुम्हारी बुराई नहीं अच्छाई बयान कर रहे हो। हसन सुल्तान राहदारी के इन बच्चों पे थम सा गया था। मिराज भी चलते चलते रुके थे। चौकी वो दोनों तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम्हें लगा कि वो दोनों मिलकर
ग्रुप बंदी कर लेंगे और तुम्हें एक तरफ कर देंगे। आगे आए हसन सुल्तान, कंधों पे हाथ रखा। मिशरा फ्रेंडशिप बड़ी आजमाइश होती है बच्चे, यहाँ संभल के चलना होता है। हसन चुप सा हो गया तो थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी की पिछली निस पे बैठे थे। मिराज सुल्तान अपने मोबाइल पे कुछ देख रहे थे। हसन उलझा हुआ था। उन्होंने गहरी सांस लिया और वर्किंग आवाज और खत्म होने के बाद भी एक केस की तरफ मुड़े। मसला क्या है हसन, आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि वो दोनों मेरी बुराई नहीं कर रहे थे? उसने कह डाला था, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम ऐसा काम नहीं करते जिस पे लोग तो बैठकर तुम्हारी बुराई करें। या शायद मैं अपनी जगह रखकर सोच रहा हूँ, अगर वहाँ होता तो मुझे यकीन होता कि मेरे दोस्त मेरी बुराई नहीं कर रहे थे। सब वो संजीदा से बोले। हसन सोच में पड़ा था। आपको ऐसा क्यों? क्योंकि मैं दोस्तों से बदगुमानियां नहीं पालता। हसन ठिठक गया था। क्योंकि मैं दोस्तों के साथ ड्रामा अदाकारी नहीं करता। जैसे कि तुमने उन्हें बता देना था कि तुमने उनकी बात सुनी थी और अब तुम्हें वजाहत चाहिए थी, बजाय उसके कि तुमने उनके साथ अदाकारी करते हुए। दोस्त आईना होते हैं, बदगुमानियां उस आईने को धुंधला कर देती हैं। दोस्तों से अच्छे गुमान रखा करो। आखिर बात जैसी हिदायत थी। थोड़ी देर गाड़ी में खामोशी रही, फिर जैसे किसी ख्याल के तहत उन्होंने हसन को पुकार लिया, क्या तुम गॉसिप में हिस्सा लेते हो हसन? और यहाँ हसन सुल्तान को लगा था वो हिल नहीं सकेगा। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा था, मगर उसका चेहरा चुप सब कह रहा था। अगर करते हो तो छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान गिबत करता है उसके दिल का एक कोना मशकूक हो जाता है और अलर्ट भी। उसे हर वक्त ये खौफ रहता है कि उसका भी कोई दोस्त जरूर उसकी बुराई कर रहा होगा। दोस्तों पे यकीन यूं ही नहीं आता या करता। हर अमल की शुरुआत से खुद से करनी होती है। जब तुम इस अमल को यकीन बनाओगे, तुम किसी दोस्त की गिबत के हिस्सा नहीं बन रहे तो कोई तुम्हारी गीबत नहीं करेगा। दोस्तियां आसान नहीं होती बच्चे, निभानी मुश्किल होती है। समझ नहीं आती बाबा, मेरे फ्रेंड्स से जब आपस में नाराज होते हैं तो एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं और जाहिर है कि अब वो सुननी पड़ती हैं। इसलिए जब वो दोनों वापस में राजी हो जाएं तो मुझे डर लगता है कि वो लोग मेरे बारे में बुराई करेंगे। बिलाखिर उसने अपने खिस्तात को जबान दी थी। मिराज सुल्तान मुस्कुराए थे, नरम मेहरबान मुस्कुराहट में। मैंने कहा ना, म्यूचुअल फ्रेंडशिप बड़ी आजमाइश होती है। ये तराजू के पल्ले होते हैं, कभी एक भारी तो कभी दूसरा, लेकिन तराजू तो आपका है ना, यही तसल्ली काफ़ी होनी चाहिए। वो ज़रा देर को चुप हुए तो कि हसन उनके अल्फाज प्रोसेस कर ले। वो ज़रा देर की तवक्कुफ के बाद फिर बोले, बजाय इसके कि तुम अपने मुश्तरी दोस्तों के मसाइल और बुराइयां सुनते रहो, उनकी सलाह क्यों नहीं करवाते? हसन चौंक सा गया था। क्या ये मुमकिन था? अच्छे दोस्त का काम यही है कि जब दो लोगों के दरमियान मसाइल हो तो वो सुलह जो बन कर आए और मामला रफा दफा कर दे। अगर दोनों राजी ना हुए तो, अगर वो दोनों वाकई दोस्त हुए तो एक दिन मान ही जाएंगे। एक दोस्त दूसरे दोस्त की बुराई ना सुनना। बेटा हाँ, तुम ये कर सकते हो। जब वो उनमें से कोई शिकायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसे मुख्तलिफ वजूहात पेश कर दो, जिससे उसे ये ना लगे कि तुम किसी की साइड ले रहे हो, जिससे तुम पे भी इल्ज़ाम न लगे कि तुम गीबत कर रहे हो। वो बोलकर खामोश हुए और फिर मुस्कुराहट दबाकर हसन को देखा, जो अभी से निढाल लगता था। मिस्तर की दोस्तियां वाकई आजमाइश है। माजी में उसने ये जुमला किसी और रूम में कहा था और हाल के पलंग पर पाइंटी पे बैठे उसने ये जुमला थक कर कहा था। वो वाकई थक चुका था। जूते पहनकर वो उठ खड़ा हुआ था। अपने आप को आईने में देखा। कई बार आजमाइशों को ख़त्म हो जाना हल होता है। वो धीरे से खुद को बावर करवा गया था। आज उस कैफे की तरफ बढ़ते उसके कदम सुलह जो नहीं थे। वो थक गया था। अब उस आजमाइश को ख़त्म करने जा रहा था। उसकी तरफ से सब खत्म। हर दहर के बाप को बंद हो जाना चाहिए। कम से कम हसन सुल्तान की तरफ से बंद ही हो जाना चाहिए। बाप दहर के खुलने से 3 घंटे कबल शाम 5 बजे, तारीख 7 जनवरी। सिब्दर मिंसर में उतरी। वो शाम ताज़ा दम थी। मास्टर बेड पे रूम के दरवाजे खोलते हुए अंदर आओ तो सुल्तान सिब्दर अभी तक नाइट सूट में मलबूस था। बाल बिखरे हुए थे। वॉक इन क्लाजेट के अंदर सफ़ेद रंग की अलमारी को तो खोले, वो अपने सामने टंगे ढेर सारे कपड़े, ब्रांडेड कपड़ों को देखे गया। हर रोज़ ये काम उसके मुलाजमीन किया करते थे, मगर आज कुछ था, कुछ खास। कम से कम आज जिनसे वो मिलने जा रहा था उसके लिए मुलाजिम के पसंद का लिबास नाकाबिले कबूल था। हर लिबास को हाथ में लेता फिर रद्द कर देता। बिलाखिर एक सफ़ेद रंग की हाई नेक स्वेटर के साथ सिया रंग का ओवरकोट बाजू पे डाले हुए बाहर आया था। पैरों में सफ़ेद रंग की जॉगर्स थे। उसने जॉगर्स बड़े एहतियात के साथ पहने थे। वो काफ़ी पुराने थे, मगर कुछ था। सुल्तान ने हमेशा एक सा रहता था। वो शीशे के आगे खड़ा बाल बना रहा था जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसकी इजाज़त के बाद कोई अंदर आया था। आपसे कहा है ना, आपको दस्तक की ज़रूरत नहीं है भाई। उसने हर दिन दोहराया जाने वाला जुमला एक बार फिर दोहराया।
आने वाला रफ से हुलिये में था, हाथों में कुछ कागजात उठा रखे थे। जल्दान के निकलने से पहले उससे मिल लेना चाहता था। दीवार के साथ रखे एक सोफे पे बैठते हुए उसने जल्दान से पूछा, कागजात नामर्दगी जमा करवाने हैं, सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं, तुम्हें और अब्बा को इस्लाह कर लेनी चाहिए। और बोलते बोलते वो रुक गया था। उसकी आंखें एक नुक्ते पर साकित हुई थी। वो जल्दान के पैरों में उस सफ़ेद सवागर को देख रहा था। 10 साल बाद भी वो उसे नहीं भूल सका था। और जल्दान ने खुद पे परफ्यूम स्प्रे करते हुए सवाल किया था। अपने बड़े भाई को नज़रों से बेखबर था। दोस्तों से मिलने जा रहे हो? लफ्ज़ दोस्त, ये जल्दान चौंका था। वो भी आ रही है? इस बार वो चौंका नहीं था। कई बार हमारी ज़िंदगी में मौजूद करीबी लोग हमारे वो उससे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। हाँ, आ रही है, उसने संजीदगी से जवाब दिया। और तुम्हारा क्या ख्याल है? इस बार भी दिल पे बोझ रख कर आओगे या कह कर आओगे? शायद उसे दिलचस्पी हुई थी। कह आऊँगा कि मैं उसके वालिद के जनाजे पे नहीं आ सका, कह आऊँगा। वो आईने के सामने खड़े हटते हुए बोला, आंखें सपाट थी, हर तासुर से खाली। उसके आका में बैठा सराज सिकदर हंस पड़ा। मैं उसके बाप के जनाजे की नहीं, मैं उसकी बारात की बात कर रहा हूँ। हाँ, हैसियत दूल्हा उसमें कब शिरकत करोगी? यह हुकूक वो कई साल पहले किसी और को दे चुकी है। जल्दान ने सरसरी सा कहा था। वो बेड पे पड़ा अपना कोट और बाजू पे डाला। इत्तला के लिए अर्ज कि वो मंगनी टूट चुकी है, दोबारा कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। मैं एक गेट टुगेदर के लिए जा रहा हूँ, किसी प्रपोजल के नहीं। और आपकी इत्तला के लिए गर्ज है कि 1 हफ्ता बाद निकाह कर रही है। सोफे पे उसके करीब आकर बैठा और कागजात घुटने पे रख कर वर्क पलटाए। सिराज बदसूरत उसे देखता रहा। ये जूते तुम्हारे पैरों में अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसने बर्मिला कहा। वो वरक पलटते जल्दान के हाथों की हरकत थम गई थी। 10 साल एक लंबा अरसा होता, चीज़ें बदल लेनी चाहिए। एक लम्हे के लिए जल्दान के दिल में एक ठेस सी उठी थी। आंखों के पर्दे पे जिंदगी फ्लैशबैक की सूरत चलने लगी थी। जब वो बोला तो आवाज़ मध्यम थी। 10 साल एक लंबा अरसा होता है, उसने जैसे एतराफ़ किया था। 10 साल में चीज़ें बदल सकती हैं, उनसे जुड़े एहसास और जज्बात नहीं। उसने साइन करना चाहा, मगर क्यों, उसके हाथों में लर्जिश आ गई। पुरानी मोहब्बत पुराने मर्ज जैसी होती है, जिस्म के कोने में शरीयत कर जाती है। फिर जब कहीं उसे भूले बस्तरी मोहब्बत का जिक्र छिड़ जाता है, जिस्म का हर हिस्सा उस तकलीफ को महसूस करती है। मोहब्बत जिस्म के हिस्सों से जोक की तरह लिपट जाती है। उसे निकालना जिस्म को खींचने के मुतरफ है। उसने कागज़ पे दस्तक नहीं किए थे और सिराज की तरफ बढ़ाए। कुछ देर पहले वाली हाजियत अब मफकूद थी। वो डिस्टर्ब लगता था। मुझे लगा था इन 10 सालों में तुम अपने जज्बात पर फरामोश कर चुके होगे। जल्दान उस सारे में पहली बार मुस्कुराया था। जज्बात को फरामोश कर देने से इंसान नहीं रहता। मुझे रहना है, सो मैंने इन पे काबू पाना सीख लिया। और मुझे लग रहा है तुम वो काबू खो रहे हो। उस गुफ्तगू में पहली बार जल्दान की रंगत मुतगीर हुई थी, लेकिन बस एक लम्हे के लिए। यही तो उस स्ट्रगल है, खोना पाना उसका खेल का हिस्सा है। वो उठ खड़ा हुआ तो उसे जाना था। मैंने फैक्ट्री के कागजात पे दस्तखत कर दिए। नामर्दगी का देखा जाएगा, कोई और मसला हो तो देख लीजिएगा। मैं कुछ दिन छुट्टी पे जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे दोस्त सादान का शो देखा था। जल्दान कमरे की बिस्तर पे रुक गया जब मुस्तफ़ा राजिद तुम्हारे बारे में इल्ज़ाम लगा रहे थे। सादान खामोशी सुन रहा था। वो होश था भाई, जाहिर है उसे सुनना था। अंदाज मुदफ़ाना था। हमने कभी दोस्ती में गैर ज़रूरी फेवर्स नहीं मांगे, लेकिन वो दोस्त है। जब उन इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं करेगा तो दुनिया तुम पे फट्टा लगा देगी। हमारी क्लेब्रिटी, हमारी पोजीशन दोस्त बनाते हैं, ख़राब करते हैं। अपने अंदाज बदलो या फिर दोस्त। ये कुछ देर पहले वाले भाई नहीं, कल ऐसा नहीं था जिसे जल्दान जवाब। ये किंग मेकर था। वो उसका सबसे बड़ा भाई, जिसने अपने बाप, चचा और दोनों छोटे भाइयों की सियासत के मैदान में हर बाजी जितवाई। उस खानदान में कोई उसका हुक्म नहीं टाल सकता था। जज्बात की जंग में तुम हार जीत नहीं सकते। ये सियासत है, यहाँ सिर्फ जीत का जश्न होता है। लेकिन जरकी फ़कार ने 2 साल पहले भी चचा के खिलाफ केस में पहले ही चचा के खिलाफ केस लड़ा, और अब वो एक बार फिर वही कर रही है। वो जानती थी शहर के दर्जन वकील फिर वही वकील हमारे खिलाफ लड़ने से मना कर चुके हैं, और हम विक्टिम थे। जरकी के केस लेते ही आधी दुनिया पे जाहिर हो गया था कि हम गिल्टी थे, क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त थी। हम गिल्टी थे भाई, उसे नहीं मालूम था, क्योंकि आखिर वो हाई स्कूल के बिछड़े उन साथियों की तरफदारी कर रहा था। उस पल के लिए 10 साल कहीं दूर चले गए थे। ये वो जल्दान था जो अपने खानदान के लिए लड़ सकता था। हाँ, हम गिल्टी थे, लेकिन दुनिया न मानती अगर हमारे खिलाफ खड़े होने वाले तुम्हारे दोस्त न होते। सिराज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, छोटे छोटे कदम लेटा जल्दान के करीब आकर रुका। उसका छोटा भाई उसके कद में ऊंचा था। सिराज ने उसकी आंखों में देखा। 4 साल पहले सियासत में आने के बाद जल्दान की आंखें हर तासुर खो चुकी थी, मगर आज उनमें कुछ था, कोई बेयकीनी सी, कोई बेचैनी सी।
से उसे कुछ खास पसंद न आया। मैं किंग मेकर हूँ ज़ुल्तान, लेकिन एक बात बताओ। वो उसके कान के पास झुका, जज्बात दिमाग में तहत खा जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो सरगोशी करते हुए पीछे हटा, उसे बाजू पे पड़ा कोट उठाया और उसके आंखों में खड़ा होकर उसे कोट पहनाने लगा, मुलामत से नरमी से। तुम्हें तख्त मिलने वाला है, दिमाग को पीछे छोड़ कर आओ, दहर अब गुजर चुका है। उस बाब को बंद करो या फिर मुख्तलिफ अंदाज में खोलो, बस चीज़ें तुम्हारे हक में होनी चाहिए। वरना आगे आया और कोट का ब्लेड उसकी कमर पे फिक्स किया। मजबूरन मुझे इक़्तिदाम लेना होगे और तुम्हें नहीं पसंद आएंगे। ये लम्हा ज़ुल्तान सिरदर्द के लिए चुनाव का लम्हा था, कुर्सी या फिर दीमक। उसे क्या चुनना चाहिए? 7 जनवरी शाम 6 बजे बाब दहर खुलने के 1 घंटा कबल। गाड़ी की गंभीर और दम घोट देने वाली खामोशी उस फोन कॉल ने तोड़ी थी। गाड़ी चलाते हुए एक हाई फाई कॉलोनी का मोड़ मोड़ते हुए उसने कॉल अटेंड की थी। स्पीकर गाड़ी से जोड़ दिया। कहाँ हो? कोई मदाना आवाज़ गाड़ी में गूंज रही थी। दोस्त के घर जा रहा हूँ। कोई काम है? तुम UN के इजलास में शरीक हो रहे हो। तुम 1 हफ्ता बाद सामने वाला जैसे अल्फाज भूल गया हो। तुम्हारी नौकरी नहीं चली गई थी। तुम वही इंसान नहीं हो जो 1.5 साल से बेरोजगार है। अब तन्हाई से पूछ रहा था। जबर के चेहरे पे कोई तासुर नहीं आया था। मैंने 2 साल यूनिसेफ में के लिए झक मारी है। तुम भूल गए हो? मैं अब भी बेरोजगार ही हूँ। 1 हफ्ता बाद अमेरिका जाऊंगा यूनिसेफ ही की तरफ से। वो एक एन के इजलास में शिरकत करूंगा। अब उसमें तीर मारने वाली कोई बात नहीं थी जो मैं तुम्हें बताता। उसका अंदाज बेहद सर्द था। ये खुशियाँ और कामयाबियाँ उस पर असरअंदाज होना छोड़ चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा मौका है ज़बर, तुम्हें एक अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज दोबारा मिल सकता है। वहाँ जाओ तो प्लीज़ कोई मसाइल मत पैदा करना। ज़बर खामोशी सुनता रहा। दानिश से मुलाकात हुई थी मेरी। तुम दोनों की तलाक हो रही है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ज़बर ने बेजारी से कॉल काट दी थी। जो बातें वो खुद से नहीं करना चाहते थे वो दूसरा दोहरा रहे थे और उसे बेहद उकताहट होने लगी थी। स्टोरेज बॉक्स से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए वो रुका, गहरी सांस ली, सर झटका और पैकेट वापस रख दिया। बाकी का रास्ता वो ये सोचते हुए आया था कि किस तरह खुशियों के दरवाजे खुद पे बंद करने हैं। अगर उसका डॉक्टर कहता है कि वो खुदकुशी करने के करीब है तो दुरुस्त कहता है। लॉन में रखे जुमर सब्ज रंग के सोफे पे वो दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे थे। जरकीब जरा थकी सी लगती थी, अलबत्ता ज़बर नॉर्मल था। वो आज कल इस्लामाबाद में ही था तो उसने जरकीब के साथ ही कैफे जाने का फैसला किया था। उस फोन कॉल के बाद वो सीधा यहाँ आया था। सिया जंजर के ऊपर सफ़ेद शर्ट थी जिसके ऊपर बगैर ब्लाउज वाले स्वेटर पहन रखा था। चेहरे पे संजीदगी छाई थी। 10 साल पहले उसकी आंखों में बेफिक्री हुआ करती थी। आज 10 साल बाद वहाँ हल्के थे। 10 साल पहले वो गमगू हुआ करता था। आज उसे बोलना थका देता था। जरकीब खामोश सी बैठी थी। उसके हाथों में पकड़ा कॉफ़ी का मग काफ़ी देर पहले झाग उड़ाना छोड़ चुका था। वो गैर मरी नुक्ते पे नजरें जमाए हुए थी। ये कलर ज़ुल्तान का फेवरेट है। वो काफ़ी देर की खामोशी से उकताया तो किसी तरह बात शुरू हुई। जरकीब बड़ी बुरी तरह चौंक गई। उसने जमर्द रंग की मखमली शर्ट और हमरंग ट्राउज़र पहन रखा था। शर्ट के बाजू पूरे थे।